नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सहायक आचार्य विज्ञापन 51 के अंतर्गत हमने अन्य गद्य विधाओं में सामान्य जानकारी के आधार पर एक वीडियो लेक्चर आप सभी के सामने रखा था। अब हम उसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे, जो कि शॉर्ट नोट्स के रूप में होगा। यह नोट्स सैकड़ों प्रैक्टिस सेट्स के बराबर कहा जा सकता है। क्योंकि आपके पास जानकारी होगी तो आप एक से अधिक प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि अन्य गद्य विधाएं कौन कौन सी लगी हुई हैं और उनके अंतर्गत हमें किन किन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। तो टेबल कुछ वैसा ही है। यहाँ पर एक तरफ रचना, विधा, प्रकाशन, लेखक और विशेष तथ्य, इसी पर आपको ध्यान देना है। जो पहली रचना लगी है वो है अपनी खबर, आत्मकथा विधा में है। इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ। इसके लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा, उग्र। अगर इस पुस्तक की विषय सूची को देखेंगे आप, तो कई बिंदुओं में बटी हुई है, जिसमें दिग्दर्शन, प्रवेश, अपनी खबर, धरती और धान, चुनार, नागा भागवत दास, राम मनोहर दास, भानु प्रताप तिवारी, बच्चा महाराज, पंडित जगन्नाथ पांडे, लाला भगवान दीन, पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, पंडित कमलापति त्रिपाठी, बनारस और कलकत्ता, जीवन संक्षेप, असंबल गान। तो ये विषय सूची है अपनी खबर आत्मकथा की। हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बन जाए, सुमेलित आधारित क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। या फिर पात्रों के आधार पर कि बच्चा महाराज किस रचना का पात्र है। बाबूराव विष्णु पराड़कर, जैसा कि आप जानते हैं कि आज नामक एक पत्र आता था, उसके संस्थापक संपादकों में से एक है। तो कुछ साहित्यकारों को भी इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। तो क्रम भी पूछा जा सकता है, जिस तरीके से यूजीसी नेट ने पैटर्न को अपनाया है, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है कि शीर्षकों का क्रम क्या है। तो हमने पूरा क्रम से ही यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। जगह को देखते हुए हमने क्रम को इस तरीके से लगाया है, आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। बाकी अपनी खबर के जो प्रमुख पात्र हैं उनको भी ध्यान में रख सकते हैं। दूसरी रचना है आवारा मसीहा, जो कि जीवनी है। प्रकाशन इसका 1974 में होता है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई जीवनी है। और ये जीवनी किसकी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इसको मैंने इसलिए नहीं लिखा हुआ है कि ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। कई बार पीवाईक्यू में आपने देखा होगा, ये पूछा जाता है। आवारा मसीहा कुल 3 पर्वों में विभाजित है। प्रथम पर्व दिशाहारा, द्वितीय पर्व दिशा की खोज, तृतीय पर्व दिशांत। इस रचना को लिखने में विष्णु प्रभाकर ने कुल 14 वर्ष लिए हुए हैं। ये भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये संक्षेप में जानकारियां हैं, जिसको कि आप अगर ध्यान रखें तो एग्जाम में जरूर कोई न कोई तथ्य प्रश्न के रूप में आपके सामने आ सकता है। तीसरी रचना है सुधियां उस चंदन के वन की। संस्मरण है 1992 में इसका प्रकाशन होता है। विष्णुकांत शास्त्री, जो कि एक समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी थे, विष्णुकांत शास्त्री, इन्होंने लिखा सुधिया उस चंदन के वन की, संस्मरण के रूप में। और तमाम व्यक्तियों को उन्होंने याद किया है और सभी के लिए कोई न कोई शीर्षक दिया हुआ है। श्रद्धा और विवेक के ज्योतिवाही स्वामी अखंडानंद सरस्वती। अभी भी आप समाचार देखते होंगे या फिर समाचार पत्र पढ़ते होंगे, तो इस तरीके के मिलते जुलते नाम आते हैं, फलाना सरस्वती, ढिमकाना सरस्वती। उसी तरीके से यहाँ पर श्रद्धा और विवेक के ज्योतिवाही स्वामी अखंडानंद सरस्वती, खंड खंड फिर भी अखंड, स्वामी अखंडानंद सरस्वती। तो चैप्टर आप देख रहे हैं इस रचना में स्वामी अखंडानंद सरस्वती के दृष्टिकोण से है। एक तो श्रद्धा और विवेक, और दूसरा खंड खंड होते हुए भी क्या है? अखंड। दीप बुझ गया, शिखा अमर है, महादेवी वर्मा।
ये पूछा जा सकता है कि विष्णुकांत शास्त्री ने सुधिया उस चंदन के वन की संस्मरण में महादेवी वर्मा को किस रूप में याद किया है? तो आप बताएंगे, दीप बुझ गया, शिखा अमर है। दीप शब्द का प्रयोग क्यों किया विष्णुकांत शास्त्री ने? आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा को दीपक या फिर बादल ये उनके प्रतीकों के रूप में रहे, इसीलिए यहाँ पर दीप को का प्रयोग किया है विष्णुकांत शास्त्री ने। दीप बुझ गया, शिखा अमर है। आलोक छुआ, अपनापन, अज्ञेय को लेकर उन्होंने शीर्षक बनाया है, आलोक छुआ अपनापन। फूल की पहचान सरस सुवास केवल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध लिखा अशोक के फूल। ठीक है, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से जो रचनाकार हैं उनकी जो विशेषता कुछ कुछ है और इसको शीर्षक में सांकेतिक रूप में शामिल कर लिया गया है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। फूल की पहचान सरस सुवास केवल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पास रहते हुए भी दूर, मेरे पिता पंडित गांगे नरोत्तम शास्त्री। अपने पिताजी के बारे में भी विष्णुकांत शास्त्री ने लिखा हुआ है। सवाल पूछा जा सकता है, विष्णुकांत शास्त्री के पिताजी कौन है? गांगे नरोत्तम शास्त्री। वाग्मी विद्वता की साकार मूर्ति देवेंद्रनाथ शर्मा। देवेंद्रनाथ शर्मा को आपने पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान की भूमिका के तौर पर किताबें पढ़ी होंगी, उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। रणनीति को वरीयता, नामवर सिंह। नामवर सिंह को लेकर लिखा रणनीति को वरीयता। भारतीय साहित्य के प्रज्ञा पुरुष उमाशंकर जोशी विधायक की यातना। भागवत भूमि उत्तर यात्रा। पीढ़ियों से बिछुड़े भाइयों के बीच चंद रोज। तो ये कुछ शीर्षक रहे हैं सुधिया उस चंदन के वन की, जो कि संस्मरण विधा में 1992 में प्रकाशित हुआ, विष्णुकांत शास्त्री ने लिखा। तो कम से कम जो भी साहित्यकार है उनको ध्यान रखना है। महादेवी वर्मा के बारे में है, अज्ञेय के बारे में है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में है, देवेंद्रनाथ शर्मा के बारे में, नामवर सिंह के बारे में। कम से कम इन 5 रचनाकारों के विषय में जो भी विष्णुकांत शास्त्री ने लिखा हुआ है उसको जरूर एक बार अपने दिमाग में रखिए, ताकि सुमेलित वाले क्वेश्चन आए तो आप आराम से वहां प्रसन्नचित होकर मिलान कर लें। यही हमारा उद्देश्य है। हम चाहते तो इन किताबों को लाइन बाय लाइन पढ़ाते, लेकिन कुछ वक्त की कमी भी है, तो उन्हीं बिंदुओं को हम ध्यान में रखें जो कि संभावित हो सकती हैं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। ठीक है, अगली रचना है चीणों पर चांदनी। यात्रा साहित्य विधा है ये, 1962 में प्रकाशन हुआ। निर्मल वर्मा ने इसको लिखा है। चीड़ों चांदनी, चीड़ों पर चांदनी, ये रचना का नाम है। यात्रा साहित्य 1962 में, निर्मल वर्मा। इसमें भी 3 प्रमुख शीर्षक बनाए गए और उसके अंतर्गत छोटे छोटे सब टॉपिक हैं, उप विषय हैं। उत्तरी रोशनियों की ओर में बताया गया। इसको पढ़ने से आपको लगेगा कि ये भारत की कहीं बात नहीं की जा रही है, यूरोप की बात की जा रही है। ब्रेख्त और एक उदास नगर, रोती हुई मरमेड का शहर, उत्तरी रोशनियों की ओर, सफेद रातें और हवा। हमारे तरफ तो रातें काली होती हैं, लेकिन उधर सफेद रातें, बर्फीली इलाके में गए होंगे कहीं। ठीक है, तो ये सब टॉपिक है। पूछा जा सकता है क्रम के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस समय पैटर्न बदल रहा है, आपको वो पैटर्न जरूर ध्यान में रखना है। ये सब मैं थोड़ा कठिन लेवल की बात कर रहा हूं। नॉर्मली तो पूछा जा सकता है कि चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है, कब प्रकाशन हुआ, कौन लिखा हुआ है। लेकिन जब कठिन की ओर आप जाएंगे तो ऐसे सवाल बनेंगे जिनको कि हमने विशेष तथ्य नाम दिया हुआ है। चीड़ों पर चांदनी का दूसरा भाग खुद उसी के नाम पर है, यानी कि जिस किताब का नाम है वो दूसरा चैप्टर है। लिदिक से एक संस्मरण, बर्थ राम का एक शाम, पेरिस एक स्टिल लाइफ, वियना चीड़ों पर चांदनी। तो वियना का उल्लेख इन्होंने चीड़ों पर चांदनी शीर्षक में किया हुआ है। पेरिस की भी बात की है। देहरी के बाहर एक रचना है, देहरी भई विदेश। आप सभी के लिए होमवर्क है, यहां पर क्या है, देहरी के बाहर। लैक्सनेस एक इंटरव्यू,
काफ्का और चापेक समकालीन चेक साहित्य, देहरी के भीतर चेखव के पत्र। तो रचनाकारों को बीच में रखा गया, काफ्का, चापेक, चेखव, लेक्नेक्स। ठीक है, तो यूरोप की यात्रा पर निर्मल वर्मा गए हैं। निर्मल वर्मा जाने माने साहित्यकार, इनकी जो रचना है परिंदे, इसको लेकर आप जानते हैं कि नई कहानी की पहली कहानी के रूप में देखा जाता है। तो ये यूरोप की यात्रा पर गए हुए हैं और उसको इन्होंने कलमबद्ध किया है, शब्दबद्ध किया है। ठीक है, अगली रचना है मेरा परिवार, जो कि रेखा चित्र है। 1972 में इसका प्रकाशन होता है। महादेवी वर्मा ने इसको लिखा है। मेरा परिवार के अंतर्गत कुल 9 परिवारों की चर्चा की गई, जिसमें नीलकंठ है मोर के रूप में, गिल्लू, गिलहरी, सोना, हिरनी, दुर्मुख, खरगोश, गौरा, गाय, नीलू, कुत्ता, निक्की, नेवला, रोजी, कुतिया, रानी, घोड़ी। तो ये 9 परिवार हैं। ठीक है, 9 सदस्य हैं बल्कि, और इस रचना में ये 9 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए सुमेलित के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो तथ्य हम दे रहे हैं, किसी से भी मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर नॉर्मली पूछा जा सकता है कि मेरा परिवार में किन किन पशु पक्षियों का उल्लेख महादेवी वर्मा ने किया है। मान लीजिए पूछ दिया गया कि दुर्मुख क्या है, तो जो विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, वो बता देंगे कि खरगोश है। बाकी चीजों को आप ध्यान में रखिए, कुछ कुछ का नाम मिलता जुलता है, आप अपने आईक्यू लेवल से भी बता सकते हैं। ठीक है, कुछ का नाम तो एकदम मिलता जुलता है। ठीक है, तो और बाकी को ध्यान में रखना है। ठीक, तो उम्मीद है कि जो दृष्टिकोण यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है वो आप आराम से समझ पा रहे हैं। अगली रचना है ऋण जल धन जल। ऋण जल धन जल, मतलब एक जगह सूखे की बात की गई है और फिर बाढ़ की बात की गई है। शीर्षक में ही इसका अर्थ ध्वनित हो रहा है, ऋण जल धन जल। अगर आप जेएनयू से एमए के विद्यार्थी होंगे तो वहां पर इसको पढ़ना था, और उसी दौरान हमने इसका अध्ययन भी किया था और टर्म पेपर या सेमिनार पेपर मिला था इस पर लिखने के लिए। तो ऋण जल धन जल रिपोर्टाज विधा में 1977 में इसका प्रकाशन होता है। हरीश्वर नाथ रेणु ने इसको लिखा हुआ है। हरीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। तो इस रचना में आप देखेंगे कि लोग संघर्ष भी करते नजर आएंगे, लोग संगीत का सहारा लेंगे। आपको रेणु की कहानियों की भी याद आ गई होगी, और यहाँ पर भी पूरा फोटोग्राफी उत्साह भी है लोगों में कि बाढ़ कहां तक पहुंची है। तो फणीश्वरनाथ रेणु ने 2 दृश्यों का चित्रण अपने इस रिपोर्टाज में किया है। कई बार तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। सवाल आता है, आपके दिमाग में आ गया होगा, होमवर्क नंबर 2 आपको हमने दे दिया है। ठीक है, तो 2 दृश्यों का उल्लेख इस रचना में हर्षनाथ रेणु ने किया है। सन 1966 का भयानक सूखा पड़ा हुआ था। अकाल की काली छाया ने पूरे दक्षिण बिहार को अपनी लपेट में लिया था। तो फणीश्वरनाथ रेणु की जब भी चर्चा की जाएगी तो उनकी रचना के केंद्र में होगा बिहार। और ऋण जल धन जल में जो सूखा से प्रभावित इलाका था वो दक्षिण बिहार था, और लोग सूखा से प्रभावित रहे। दूसरा दृश्य सन 1975 की प्रलयंकर बाढ़, जब पटना की सड़कों पर बेगवती वन्य उमड़ पड़ी थी। इसमें नदी का नाम बताया गया बेगवती नदी। मान लीजिए आपने खूब अच्छी से तैयारी की और ऋण जल धन जल पढ़ते समय ध्यान ही नहीं दिया कि किस नदी की चर्चा की गई है, तो है वेगवती या वेगवती वन्य नदी। इससे पटना की सड़कों पर पूरा पानी जम गया था। आमतौर पर बिहार की एक समस्या रही है बाढ़ की समस्या। तो साहित्यकार ने यानी रेणु ने उसको शब्दबद्ध किया है, पूरा रिपोर्ट तैयार किया है। 1975 ईस्वी में एक बाढ़ आई थी जिसके प्रत्यक्षदर्शी खुद रेणु थे, और वो इसको देखने वालों में से थे। पूरा चित्रण किया गया है, पढ़ेंगे तो आपको इसमें रुचि भी आएगी। इस किताब को जब आप खोलेंगे तो शुरुआत होती है बाढ़ 1975। इसको अलग अलग शीर्षकों में विभाजित किया गया है। कुत्ते की आवाज,
जो बोले सो निहाल, पंछी की लाश, कलाकारों की रिलीफ पार्टी, मानुष बने रहो। तो बाढ़ 1975 में कुल 5 शीर्षक अलग अलग दिए गए। प्रिय विद्यार्थियों, यही शीर्षक क्रम के अनुसार पूछे जा सकते हैं। जब कठिन पेपर बनेगा तो इन्हीं को क्रम के आधार पर पूछा जा सकता है कि किसका क्रम क्या है। तो जितने भी विद्यार्थी काक चेष्टा बको ध्यानम और ये मान करके हमने एडमिशन लिया है, और वो आराम से अपनी कलम चला रहे होंगे, जल्दी जल्दी नोट कर रहे होंगे। ठीक है। सूखा 1966, भूमि दर्शन की भूमिका, 6 भूमिकाएं रेणु ने लिखी हुई है। ये भी आपके लिए जरूरी है, ध्यान रखना है। भूमि दर्शन की भूमिका शीर्षक से 6 भूमिकाएं लिखी गई, सूखा 1966 दृश्य का वर्णन करते हुए। तो न पढ़ते हुए कुछ भी आपने ऋण जल धन जल के बारे में जो खास खास जानकारियां थी कि किस विधा में है, प्रकाशन कब हुआ, किसने लिखा है और किन 2 दृश्यों की बात की गई है, बाढ़ की बात की गई है और सूखा की बात की गई, और किताब के अंदर क्या कंटेंट है उसकी भी जानकारी आपको हो गई होगी। आगे बात करते हैं। अगली जो रचना है वो है अकेला मेला। अक्सर आप लोगों ने मेला जरूर देखा होगा, लेकिन साहित्यकार जो शीर्षक निर्धारित करते हैं तो गजब का शीर्षक निर्धारित करते हैं, आकर्षित करने वाले शीर्षक होते हैं। अकेला मेला, मेले में तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेषण पहले लगा दिया गया, अकेला मेला। क्या है ये? डायरी। सन 2009 में इसका प्रकाशन होता है। रमेश चंद्र शाह ने इसको लिखा है, और ये आप देखेंगे कि यूपी में भी लगा हुआ है, सहायक आचार्य में, एमपी में भी इसको पढ़ना था। तो हमने अकेला मेला के बारे में पहले भी चर्चा की थी, और एमपी का हमने पेपर देखा था, तो शुरुआत का जो वाक्य वहीं से सवाल बन आ गया था। रमेश चंद्र शाह ने भूमिका में लिखा है, डायरी साहित्य की सबसे निजी, अंतरंग और गोपनीय विधा मानी जाती है, किंतु लिखने से पूर्व और लिखने की प्रक्रिया के दौरान तो कहानी कविता की सामग्री भी न्यूनाधिक गोपन ही होती है, और पाठक दृश्य में तभी प्रकट होता है जब जो कुछ लेखक को हो रहा था वह भाषा निबद्ध होकर उसकी उस गोपन आंतरिकता से विलग होकर उसके सामने आ जाता है। भाषा निबद्ध हो जाना ही उसके उस कथ्य या कि अकथ्य का खुले उजाले में खींच लिया जाना है, उसके निजी का सार्वजनिक हो जाना है। डायरी भी अंततः, हाँ अंततः इस नियति से स्वतंत्र नहीं, भले उसकी यह सार्वजनिकता कहानी कविता की तुलना में नितांत अप्रत्यक्ष और प्रच्छन्न ही क्यों न हो। तो शुरुआत में डायरी को लेकर जो रमेश चंद्र शाह के विचार रहे हैं उन्होंने प्रस्तुत किया है कि एक समय होता है कि डायरी का संबंध किससे होता है? निजी होता है, लेकिन जैसे इसका प्रकाशन होता है वो निजी से कहां पर बदल जाता है? सार्वजनिक हो जाता है। आपने तमाम डायरियां पढ़ी होंगी और हमें उम्मीद है कि आप डायरी लिखते भी होंगे। नहीं लिखते होंगे तो धीरे धीरे लिखना शुरू कीजिए, लिखना ही अंत में बचा रहेगा। तो कभी कभी इसीलिए मैं भी कम्युनिटी सेक्शन में कुछ चीजें लिखता रहता हूँ, क्योंकि ये एकेडमिक प्लेटफॉर्म है, ये कोई कोचिंग और कोर्स बेचने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इस चीज का आप लोग उपयोग कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। और मैंने देखा है कि तमाम विद्यार्थी अपने लेखकपन को शब्दबद्ध करके मैसेज भी करते हैं कि आज मेरे विचार में ये आया था सर, मैंने लिखा हुआ, थोड़ा देखिए कैसा लिखा है। तो अच्छा लगता है। तो अकेला मेला डायरी विधा में है, रमेश चंद्र शाह ने लिखा है सन 2009 में। अब ये जो डायरी है वो अचानक किताब के रूप में नहीं आई है, बल्कि धारावाहिक रूप में इसका प्रकाशन अलग अलग जगहों पर हुआ है। साहित्य अमृत में इसी डायरी के कुछ पृष्ठ प्रकाशित हुए, तो उन पर भी सबसे पहले उन्हीं की निगाह पड़ी, उन्हीं की अर्थात नामवर जी की। प्रिय विद्यार्थियों, अपने रचनात्मक काम को करने चाहिए, कब किसकी नजर पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। मुझे बताते हुए काफी अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी हम काम करते हैं, हमारे काम पर भी अच्छे अच्छे लोगों की नजर पड़ी, जिसके वजह से कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक की यात्रा हमने कंप्लीट की है। तो अच्छा लगता है। और बाकी जो भी हमने अर्न किया, पढ़ाई की,
देना चाहिए था अच्छे विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, जेएनयू, डीयू, बीएचयू में होना चाहिए था। फिर भी अगर आप रचनात्मक काम करते हैं, मन लगाकर पढ़ाते हैं, तो कभी न कभी किसी की नज़र तो जाएगी। सबके दिल में हृदय होता है, परिवर्तन तो होगा ही, हृदय परिवर्तन होगा, उनका एचपी होगा और चीज़ें आपके फ़ेवर में रहेंगी। इसलिए जितने विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं, वो कभी हताश, निराश ना हों, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति के सानिध्य में हैं। आप ही के बीच से निकल कर हम आए हुए हैं। बात हम कर रहे थे डायरी की, लेकिन कभी-कभी अपने से भी जोड़ना पड़ता है। इससे क्या होता है? व्यक्ति मोटिवेट होता है। बंद कमरे में बैठकर भी मोटिवेट कैसे हुआ जाता है, आपने देखा होगा। तो ये डायरी शुरुआत में साहित्य अमृत नाम की पत्रिका है, उसमें इसका धारावाहिक रूप में प्रकाशन हो रहा था। तब तक हिंदी आलोचना के एक बड़े व्यक्तित्व की नज़र इस डायरी पर पड़ती है और कहा जाता है एक ज़माना था कि जिस पुस्तक की भूमिका नामवर सिंह लिख देते थे, वो पुस्तक पाठकों के बीच में बहुत प्रचलित हो जाती थी, चर्चित हो जाती थी। लोग भूमिका लिखवाने के लिए लाइन में लगे रहते थे और हम तो उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं कि इनको सजीव रूप में बोलते, सुनते, पढ़ते हुए देखा करते थे, सेंटर में आते थे। तो उनकी निगाह पड़ गई तो अब कुछ न अच्छा ही होगा। इस पुस्तक में संकलित डायरी के कुछ अंश आधारशिला के अलावा आकार, ज्ञानोदय, वागर्थ, पाठ, नई धारा, चिंतन सृजन, पूर्वग्रह, अक्षर पर्व और लोकमत समाचार में छपे हैं। यानी भले इसका प्रकाशन 2009 में हुआ है, लेकिन जब आप किताब खोलेंगे तो 1982 के आसपास से इसकी चर्चा शुरू होती है और जगह का नाम दिया गया है, भोपाल का जिक्र है, फिर अन्य कई जगहों का नाम दिया गया, ठीक है। तो धारावाहिक रूप में ये डायरी छपती रही और अंत में रमेश चंद्र शाह ने इसको अकेला मेला नाम से प्रकाशित करा है। ये प्रतीक के रूप में हो सकता है कि है ना, एक गाना है कि दुनिया हसीनों की मेला है, इस मेले में दिल अकेला है। तो इसी टाइप से है, भले आपके आसपास में भीड़ है, लेकिन उस भीड़ में आपका एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है और उसी का चित्रण पूरा डायरी विधा में यहाँ पर रमेश चंद्र शाह ने किया हुआ है। अगली जो रचना है वो है प्रेमचंद के साथ 2 दिन, साक्षात्कार विधा में है। 1932 में इसका प्रकाशन होता है। बनारसी दास चतुर्वेदी जिन्होंने उग्र की रचनाओं को घासलेटी कहा हुआ था, ये भी कई बार सवाल आता है, ठीक है, और संपादक भी रहे और इंटरव्यू लेने भी जाते थे। तो प्रेमचंद के साथ 2 दिन रहे, तो उसमें क्या क्या कैसे प्रभावित हुए प्रेमचंद के बारे में पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। निराला के पत्र साहित्य में 1971 में इसका प्रकाशन होता है। जानकी वल्लभ शास्त्री ने इसको लिखा है। चिट्ठी पत्री, ये भी पत्र साहित्य है और इसका प्रकाशन होता है 1962 ईस्वी में। अमृत राय ने लिखा हुआ है, जो कि प्रेमचंद के क्या है, पुत्र है। अमृत राय ने कलम का सिपाही भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यूपी सहायक आचार्य हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो अन्य गद्य विधाएं आपको पढ़नी थी, उसके बारे में एक परीक्षार्थी को कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, उम्मीद है कि आप उससे परिचित हो गए होंगे, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है कि रचनाओं को तो ध्यान रखना ही है कि इसमें क्या कंटेंट है। फिर जो विधाएं, उन विधाओं की विशेषताओं को भी ध्यान में रखना है। कई बार जैसे कठिन क्वेश्चन बनते हैं तो विशेषताओं पर आधारित हो जाते हैं, तो हम लड़खड़ा जाते हैं वहां पर कि फला विधा की क्या विशेषता हो सकती है। तो आपको घबराना नहीं है, आप एक ऐसी जगह जुड़े हुए हैं जो कि आपको कई एंगल से पढ़ाने की कोशिश ये जगह कर रही है। हमने मेंस की सीरीज चलाई हुई है, आप जरूर जाकर देखिए। अगर किसी भी विधा के बारे में, किसी प्रवृत्ति के बारे में, किसी रचनाकार के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो उस सीरीज से भी जुड़े रहिए। हम बार बार आप सभी को कहते हैं
कि यहाँ पर किसी चीज को अलग करके न देखें, सबको ये मानकर चलें कि ये मेरे लिए ही है। क्योंकि अलग अलग परीक्षाएं हैं तो थंबनेल इत्यादि का नाम देना पड़ता है, लेकिन आप उसको न मानिए, आप मानिए कि हमारे लिए। मान लीजिए हमने यूपी सहायक आचार्य की बात की, तमाम प्रवक्ता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इसको स्किप कर दिए होंगे कि जाने दीजिए सर फालतू चीजों को बता रहे थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं गलती की है। अगर जिसने इसको ध्यान से देखा होगा, अकेला मेला रचना आएगी, ऋण धन जल आएगा, मेरा परिवार आएगा, कीड़ों पर चांदनी रचना आ जाती है, सुधिया उस चंदन के वन की रचना आ जाती है, आवारा मसीहा तो आता ही आता है, और अपनी खबर आत्मकथा आ जाएगी। तो जो विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रवक्ता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी से पीछे नहीं रहेंगे, वो बल्कि लीड करके चलेंगे। तो कम से कम जो भी आपके पास वक्त है, उस वक्त का सदुपयोग करके हर एक चीज को देखने का प्रयास कीजिए। ये मानकर चलिए कि व्यक्ति सुदूर इलाके से आप सभी के लिए ही कोई मटेरियल बना रहा है। उम्मीद है कि आप सभी हमारी भावनाओं को भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कमेंट करते हैं कि मैं गरीब हूँ, आर्थिक रूप से ये हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि भले आप आर्थिक रूप से गरीब हो सकते हैं, लेकिन मन से गरीब नहीं होंगे। धन से गरीब हो सकते हैं, लेकिन मन से गरीब नहीं होना है। अक्सर लोग मन से गरीब हो जाते हैं, सारी चीजें उनके पास है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो आपको मन से गरीबी को हटाना है। आपको जो चीजें मिल रही हैं, उसका उपयोग करना है, बेहतरीन तरीके से उपयोग करना है। ये नहीं कि फला तो पेट कुर्सी नहीं चलाते हैं, फला तो कोई लूटने का प्रयोजन ही नहीं करते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। ये मानकर चलिए कि ये किसी संत की वाणी आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। जब तक ये सांस चलती रहेगी, ये शरीर साथ देता रहेगा, उम्मीद है कि हम इसी तरीके के मटेरियल बनाते रहेंगे, क्योंकि ये जीवन बहुत क्षणभंगुर है। हम लोग प्रतिदिन किसी न किसी चीज से बच जाते हैं, हर दिन मरते हैं, हर दिन जीते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जीवन मिला हुआ है और आपको एक मौका मिला है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का। जो पहले ये परीक्षा हो चुकी थी वो रद्द हो गई है। अब दोबारा आप इसमें मानसिक तौर पर अपने को मजबूत करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।